नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। एशिया महाद्वीप पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा ये सीरीज चल रहा है नदियों और झीलों के लिए। एशिया महाद्वीप की नदियाँ और झीलें हम कंप्लीट करते हैं आज की इस क्लास में। नदियाँ और झीलें। महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। नदियाँ कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ एशिया महाद्वीप में हैं और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में वहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एशिया का मानचित्र देख करके आते हैं। ये एशिया का मानचित्र, ये एशिया का मैप है। एशिया के मानचित्र में ये हमें समझना है। यहाँ से ये वाला पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, समझे बात को। यहाँ से एशिया का मैप शुरू होता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप है। हमें इस महाद्वीप की नदियों पर और झीलों पर फोकस करना है, उन्हें याद रखना है। किस प्रकार से ये झीलें और नदियाँ हमें याद रहेगी, एशिया महाद्वीप की हमें याद करनी है। ठीक है, पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी मैं, देखो इतना बड़ा महाद्वीप है तो उसको इस मेरे इस फ़ोन पर जो टेप बना हुआ है इस पर बनाना इतना आसान नहीं है, बार बार ये बदल जाता है, जगह इतनी नहीं है, इसलिए मैं क्लिप लगा रहा हूँ उनकी, जहाँ से हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ट्रिक भी बनाई हुई है कैसे नदियों को याद रख सकते हैं और वो किधर से गिरती है, उद्गम, थोड़ा बहुत उनका जो भी जानकारी हमको मिलती है वो याद रखेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सी नदी, हम कौन सा देश सबसे पहले पढ़ेंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम जो पश्चिमी एशिया है वहाँ की नदियों पर बात करते हैं। पश्चिमी एशिया में कौन कौन से पार्ट आएंगे, देखो दिखाऊँ आपको। पश्चिम की तरफ कौन सा पार्ट है? ये जो हिस्सा है ना, ये इसे कहते हैं पश्चिमी एशिया। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को कहा जाता है पश्चिमी एशिया। और इसकी जो नदियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है कि भाई इस पार्ट में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो पश्चिमी एशिया की नदियों में सबसे पहले हमें कौन सी नदियाँ देखनी हैं? रंग चेंज करते हैं इसकी, ये कम करते हैं। यहाँ दजला और फरात नदियाँ हमको याद रखनी है। दो नदियाँ आपको याद रखनी है, नाम क्या है? दजला, फरात नदियाँ। काफ़ी फेमस है, पुराने ज़माने में आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं दो नदियों के बीच वाले भाग में, ये दो नदियाँ इस जगह पर पुराने समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। दजला, फरात नदियाँ। वर्तमान में इनके नाम चेंज है नदियों के, अभी नाम क्या कर दिए हैं इनके नाम, अभी क्या कर दिए हैं इन नदियों के नाम? एक का तो कर दिया यूफ्रेटस, एक का कर दिया टिग्रिस। यानी दजला को अब किस नाम से पुकारते हैं? टिग्रिस नदी के नाम से जानते हैं, और फरात नदी को अब यूफ्रेटस नदी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा लिखा हुआ, मैंने मेरे नोट्स में फ़ोटो लेकर के सीधा इसको लगा दिया। क्लियर? तो दजला और फरात नदियाँ अभी हम समझ रहे हैं। ये देखो, दजला और फरात, ये तो फरात है, ये दजला है, यहाँ से इनका उद्गम होता है। आपको तुर्की याद है, जब हमने पर्वत पढ़े थे, तुर्की में एक पर्वत था टोरस पर्वत। तुर्की में हमने टोरस पर्वत देखा था। तुर्की में हमने दो पर्वत देखे, दोनों के बीच में एक पठार हमने पढ़ा था। ऊपर की तरफ उत्तर में हमने एक पोंटिक पर्वत पढ़ा था और उसके दक्षिण में हमने टोरस पर्वत देखा, और उनके बीच में अनातोलिया का पठार था। उनमें से जो टोरस का पर्वत था ना, उस टोरस के पर्वत से नदी निकलती है, उसका नाम है टिग्रिस। टोरस के पर्वत से जो नदी निकलती थी उस नदी का नाम क्या रखा? टिग्रिस नाम रखा। तो टिग्रिस नदी यानी कि दजला नदी कहाँ से निकलती है? टोरस पर्वत से निकलती है। उस टोरस पर्वत पर एक झील है और झील का नाम है हजर झील। हजर झील से, या हजरा भी को आप कह सकते हैं, हजरा झील से टोरस पर्वत से जो नदी निकलती है उसका नाम है टिग्रिस यानी कि दजला नदी। इस दजला नदी का उद्गम है। ठीक है, अनातोलिया के पठार के पास में ही है ये जगह। निकास कहाँ होगा दजला नदी का? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी है, ये देखेंगे, ये फारस की खाड़ी यहाँ की गिरेगी। एक और चीज़ महत्वपूर्ण हमको याद जो रखनी है, टिग्रिस नदी यानी कि दजला नदी जो है उसके किनारे एक शहर बसा हुआ है
वो काफ़ी फेमस है। शहर का नाम है बगदाद। टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बगदाद बसा हुआ है। तो एक नदी हमारी क्लियर हुई, यानी कि ये जो नदी है इसे कहेंगे हम दजला, और ये जो नदी है इसे कहेंगे फरात। ठीक है, फरात का दूसरा नाम क्या है? यूफ्रेटस। तो ये फरात नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये भी तुर्की से ही निकलती है। ये तुर्की के अरारात माउंट से निकलती है, अरारात शिखर से निकलती है। ये भी कहाँ गिरती है अंत में जाकर के? फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। दोनों नदियों का बाद में क्या होता है? दोनों नदियों का संगम हो जाता है इराक के अंदर। इराक के अंदर दोनों नदियों का एक जगह संगम हो जाता है। उस संगम वाली जगहों को क्या कहेंगे? सत अल अरब। क्या कहेंगे? इराक में जगह नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखोगे। दजला और फरात का इराक में संगम होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? तुर्की से होती है। गिरती कहाँ है? गिरती कहाँ है? फारस की खाड़ी में। संगम कहाँ होता है दोनों का? इराक में संगम होता है। इसको आप लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, दोनों नदियाँ 3 देशों से प्रवाहित होती है। शुरुआत करती है तुर्की से, फिर आती है सीरिया में, और फिर प्रवाहित होती है इराक में, अंततः कहाँ गिरती है? फिर फारस की खाड़ी में इनका गिरना हो जाता है। ये इन नदियों के बारे में हमने बात को समझा। नाम है दजला, फरात। अभी वर्तमान के नाम क्या है? टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, अब ये भूल जाओगे कि किस नदी को तो टिग्रिस कहें और किसको यूफ्रेटस कहें। तो जो फरात नदी में फै आ रहा है और यूफ्रेटस में भी फै आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे यूफ्रेटस को हम क्या मानेंगे? फरात नदी कहेंगे। तो दजला अपने आप याद हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कई बार ऐसे एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो जाती है, इसका इसमें रख दिया, उसका उसमें रख दिया। तो यूफ्रेटस में फै आ रहा है और फरात में भी फै आ रहा है, तो फरात नदी का नया नाम क्या है? यूफ्रेटस है। क्लियर हुई? ये पश्चिमी एशिया की नदियां हमें याद हुई। एक बार मानचित्र में देखना चाहो तो घूम करके आते हैं। यहाँ देखो, ये टर्की दिख रहा है ना आपको? एक मिनट, ये आपको टर्की दिख रहा है। यहाँ से दोनों नदियाँ निकलती हैं और कहाँ गिरती है? इस फारस की खाड़ी में गिरती है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं और नदियाँ देखते हैं, और कौन सी नदियाँ हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो अफगानिस्तान की नदियों में हमें एक ट्रिक बना लेते हैं। कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, कोई महान बड़ी नदी नहीं है जिसका हमें उद्गम वगैरह याद करना हो, सिर्फ नाम याद रखो। और अभी आजकल अफगानिस्तान थोड़ा चर्चा में है, तो हो सकता है इधर से सवाल पूछ ले, इसलिए मैंने ये लिखा। यहाँ की नदियाँ कौन सी है? काबुल नदी है, काबुल नदी है, खुर्रम नदी है, मोरघाव नदी, खश नदी और हेलमंद। काबुल और हेलमंद बहुत ज़्यादा फेमस है। काबुल और हेलमंद नदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन हम सभी नदियों की एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या बनेगी अफगानिस्तान में? नदियों की ट्रिक बनेगी काकू मोर खुश है। जो आपके अंकल होते हैं ना काकू, उन्हें आप ऐसे बोल दो, काकू मोर खुश है। कहाँ? अफगानिस्तान में। काकू मोर खुश है अफगानिस्तान में। इससे नदियाँ बना लो। का से नदी मिलेगी हमें काबुल, कू से मिल जाएगी कुर्रम, मोर से मोरघाव याद करनी है, खुश से चाहे खुश लिख लो नाम, कोई दिक्कत नहीं है, खस नदी रख लो, और है से हेलमंद नदी। काबुल, कुर्रम, मोरगांव, खस और हेलमंद, ये नदियां हमें अफगानिस्तान के लिए याद करनी। और जो काबुल नदी है ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। सिंधु को जब हम भारत की नदियां पढ़ेंगे वहाँ आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। बात क्लियर हुई? चलते हैं अगले देश की ओर चलते हैं। सीरिया की नदियाँ। सीरिया दुनिया का सबसे अशांत देश इसे कह सकते हैं, सबसे दुर्भाग्यशाली देश, जिसमें युद्ध होते ही रहते हैं, सभी प्रकार के संकटों से ही घिरा हुआ रहता है बेचारा। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? दजला फरात तो हमको याद ही है, सबसे पहले पढ़ी थी। बालिक नदी भी याद रखेंगे और अल खबूर नदी और याद रखेंगे। दजला फरात जिसको हम क्या कहते हैं? टिग्रिस और यूफ्रेटस भी कहते हैं। दजला को कहते हैं टिग्रिस, फरात को कहते हैं यूफ्रेटस। बालिक नदी और याद कर लो कहाँ की है? सीरिया की नदी है। और अल खबूर भी याद करो। देखो सभी नदियों के उद्गम और कहाँ गिरेगी वगैरह इतना नहीं करना, अपने को पीएचडी करने नहीं बैठना है। जो महत्वपूर्ण थी, जो शुरू में जिन महाद्वीपों की नदियाँ हमें लगी, यहाँ से अफ्रीका की नदियों का उद्गम पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ से सवाल अफ्रीका की नदियों से पूछते हैं हमें, और दक्षिण अमेरिका, इन 2 देशों की नदियों से विशेषकर आपको सवाल पूछते हैं, वरना फिर भारत की नदियों से पूछते हैं। इधर एशिया की नदियाँ और यूरोप की नदियों के तो सिर्फ आप इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ नाम याद रख लो ना, उस देश से, उस दिशा से हम नाम भी याद रख ले तो काफ़ी काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ इतना हेडेक
ना ले कि बालिक नदी का उद्गम नहीं बताया, फिर अलखबूर का। किताबों वालों ने भी नहीं लिख रखा है। जो ऑथेंटिक किताबें चलती है मार्केट में, जहाँ से बोर्ड वाले सवाल बनाते हैं, उनने भी ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों बेवजह कोशिश करें। और अगर मान लो दुर्भाग्यवश कोई सवाल आ भी गया, तो मैं समझता हूँ कि वो 99% विद्यार्थियों को नहीं आएगा। वो सवाल आपको सवाल गलत करवाने के लिए ही सवाल बनाया होगा। तो यहाँ से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फेमस है हमें उन्हें ही फोकस करना है। दजला फरात फेमस थी, हमने अच्छे से देखा। अब बालिक नदी की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, बस इतना याद कर लो कि सीरिया में कोई नदी है। क्लियर। अल खबूर, जैसे अब आपकी लूनी नदी है, तो इसको कोई पाकिस्तान का विद्यार्थी पढ़ेगा क्या? जो उत्तरी अमेरिका में जो पेपर दे रहे हैं वो पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ नाम याद रखेंगे, या फिर नाम रखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे, नॉर्मली पढ़ लेंगे भाई इंडिया में ये नदी है। उसी तरीके से हमको भी यही देखना है कि सीरिया में कोई नदी है। ईरान की नदियां देखें, अतरक नदी और कारू नदी, एक के नाम से याद कर लो, ठीक है। ईरान में भी गोलियां खूब चलती है ना, तो एक के याद कर लो। अतरक और कारू नदी कहाँ की है? ईरान की नदी याद रखेंगे। क्लियर हुई बात। ताजिकिस्तान, ये मध्य एशिया में भी कुछ नदियां हमें याद रखनी है। दो नदियां अमू दरिया और सिर दरिया, ये थोड़ी फेमस है, चर्चा में रहती है, नाम लेने में बड़ा मजा आता है। अमू दरिया, सिर दरिया, दरिया का मतलब नदी होता है। ताजिकिस्तान वाले इलाके में नदी है अमू दरिया। कहाँ से निकलती है? पामीर पर्वत से निकलती है सर, पामीर पर्वत से निकलती है। और गिरती कहाँ है? अरल सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है? अरल सागर में गिरती है। उसी प्रकार से एक नदी और है सिर दरिया, एक नदी और है सिर दरिया। सिर दरिया का उद्गम क्या है? तियनशियान, तियनशियान पर्वत है किर्गिस्तान में। भारत के ऊपर वाली दिशा में जाओगे ना मानचित्र के, तो आपको एक देश मिलेगा किर्गिस्तान, वहाँ एक पर्वत है तियनशान, उस पर्वत से नदी निकलती है जिसका नाम है सिर दरिया। ये भी कहाँ गिरेगी? ये भी अरल सागर में ही इसका निकास होगा। बात समझ में आई? तो दो नदियाँ हमको याद करनी है, अमू दरिया और सिर दरिया। अमू दरिया कहाँ से निकलेगी? पामीर की घाट से निकलेगी। सिर दरिया कहाँ से निकलेगी? तियनशान से निकलेगी। तियनशान किधर है भाई साहब? किर्गिस्तान में है। पामीर के पर्वत से निकलेगी, उसका हिस्सा कौन सा होगा? वो ताजिकिस्तान से निकलेगी। फिर इनके कौन कौन से देशों से अमू दरिया बहती है, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ से ताजिकिस्तान ही पूछ लेगा। मध्य एशिया की दो नदियाँ हमको अच्छे से याद करनी है। ताजिकिस्तान जहाँ से निकलती है, अफगानिस्तान भी है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है कौन सी नदी? अमू दरिया। अफगानिस्तान के उत्तरी वाले भाग से, हिंदू कुश पर्वत के भी उधर से एक नदी बह जाती है, नाम है अमू दरिया। तो हमें याद करना है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ताकू याद कर लेना आप इसको, ताकू से। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तातू कर लेना, सॉरी ताकू नहीं, तातू कर लेना, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अमू दरिया का क्या कर लो? अमू को तातू कर लो। अमू को क्या कर लो? तातू से कर लो, कि तातू बना के ऐसा एक अमू में टेटू बना लो, ठीक है। ऐसा एक कोई कोड बना के याद कर लो। सिर दरिया में क्या होगा? कहाँ से निकलेगी? किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान तो याद ही करना है। उज्बेकिस्तान भी याद करना है, ताजिकिस्तान भी याद करना, और कजाकिस्तान भी याद करना। ये चारों देश हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान नहीं है, इसमें ध्यान रखना। सिर दरिया क्या है? उत्तरी दिशा से बहती है, मतलब यहाँ से निकली, जैसे मान लो यहाँ से निकली हमारी पामीर से, तो निकली अमू दरिया, ये यूँ जाती है, और वहाँ से ऊपर की तरफ से यूँ ये आती है, और यहाँ अरल सागर में दोनों गिर जाती है। दोनों का निकास कहाँ है? अरल सागर है। ये हमें याद रखना है। क्लियर हुई बात? तो ये अमू दरिया और सिर दरिया दोनों नदियाँ भी हम याद रखेंगे। मध्य एशिया की है। अमू दरिया का उद्गम पामीर है, जबकि सिर दरिया का उद्गम क्या है? तियनशान है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से नोट्स में लिख लीजिएगा, हो सकता है मिलान कराने वाले सवालों में पूछ लिया जाए। रूस की नदियाँ, पिछले क्लास में भी हमने रूस की नदियाँ देखी थी, लेकिन अब कौन सी देखनी है? जो एशिया महाद्वीप से संबंधित है, जो नदियाँ एशिया महाद्वीप से संबंधित है और महत्वपूर्ण है, फोकस रहता है उन पर। तो तीन नदियाँ हमको याद करनी है, ओब नदी, येनेसी नदी और लेना नदी। कौन सी नदी? ओब नदी, येनेसी, लेना। ओब, येनेसी और लेना, उस वहाँ भी पढ़ी थी हमने, वापस इधर भी पढ़नी है। और ये तीनों की तीनों कहाँ गिरेगी? आर्कटिक महासागर में गिरेगी, जो एशिया महाद्वीप वाले हिस्से से जाकर के गिरती है।
तो रूस की 3 नदियाँ ओब, येनेसी और लेना, ओब, येनेसी और लेना तीनों कहाँ गिरेगी? आर्कटिक महासागर, मतलब उत्तरी भाग में जो उत्तरतम है, ध्रुवों की तरफ जो महासागर है वहाँ जाकर के गिरेगी। एक नदी यहाँ की ध्यान रखना, अमूर नदी। देखो अमू दरिया अलग थी, ये अमूर नदी है, ध्यान रखना अमूर नदी है। कहाँ से उद्गम होगा अमूर नदी का? मंगोलिया से उद्गम होगा और ये रूस और चीन की सीमा बनाते हुए जाएगी। कहाँ गिरती है इसके बारे में किताब में नहीं लिखा, ना इसके बारे में चर्चा, सिर्फ नाम याद करना है कि भाई रूस की एक और नदी है जो रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, नदी का नाम है अमूर नदी और उद्गम उसका कहाँ से होगा? मंगोलिया में एक पठारी क्षेत्र से उद्गम हो जाएगा। तो अमूर नदी में 3 देशों को याद रखेंगे, मंगोलिया, रूस और चीन। अमूर नदी के बारे में विशेष बात क्या याद रखेंगे? ये रूस और चीन के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। चलिए चीन की नदियाँ देखते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चीन की नदियाँ हम समझेंगे। चीन की नदियाँ देखते हैं, चीन की नदियाँ कौन कौन सी होती है। चीन की आपको नदियाँ याद करनी है। हांगहो नदी, सबसे उत्तर की तरफ एक नदी याद रखनी है, नाम है उसका हांगहो नदी। ये रहा हांगहो नदी। फिर उससे नीचे की तरफ नदी याद करनी है यांगत्सी। क्या करना है? यांगत्सी। अभी इन 2 पर ध्यान दो, ठीक है। वैसे तो आपको और भी नदियाँ करनी है पर अभी इस पर ध्यान दो, ठीक है। चीन की नदियों में हमें हांगहो और यांगत्सी 2 नदियाँ उत्तरी दिशा से याद करनी है। इन दोनों का निकास कहाँ होगा? हांगहो और यांगत्सी दोनों का निकास कहाँ होगा? पीला सागर में होगा। जब आप चाइना से पूर्व की ओर जाते जाएंगे तो जापान और चाइना के बीच में आपको मिलेगा येलो सी, पीला सागर। समझे बात को? तो तिब्बत के पठार से 4 नदियां निकलती है चाइना की, जो 2 तो जाएगी सीधे इसकी किधर? पूर्व की तरफ जाएगी। एक का नाम है हांगहो जो उत्तरी भाग की ओर बहती है, दूसरी का नाम है यांगत्सी। हांगहो को पीली नदी भी कहते हैं। कारण क्या है? हांगहो नदी का जो मैदान है ना, हांगहो नदी का लोयस का मैदान आता है एक, हमने जब मैदान पढ़े थे ना तब वहाँ लिखा था लोयस का मैदान, वो पीला मैदान है, वहाँ पीली मिट्टी आकर जमा हो जाती है। जब ये नदी वहाँ से बहती है तो वो पीली मिट्टी का रंग इसमें घुल जाता है और वो नदी का रंग भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और यही पीली नदी जब महासागर में, जब सागर में ले जाकर अपना पानी गिराती है तो उस सागर को भी पीला कर देती है, इसलिए उस सागर का नाम भी क्या पड़ गया? पीला सागर पड़ गया, ठीक है। तो आपको हांगहो नदी पर फोकस करना है कि हांगहो नदी के बारे में बात करें। हांगहो नदी उत्तरी चीन की नदी है, पहली बात ये हुई, लिख लो नोट्स में चाहो बनाना तो। उत्तरी चीन की नदी है, उद्गम क्या है? तिब्बत का पठार है। हांगहो नदी का उद्गम क्या है? तिब्बत का पठार है। कहाँ गिरेगी? पीला सागर में गिरेगी। पीला सागर में भी एक खाड़ी है, वहाँ गिरती है, उस खाड़ी का नाम है बोहाई की खाड़ी। क्या नाम है? बोहाई की खाड़ी में गिरती है पीला सागर में। इतनी सी बात याद रखनी है हमको, ठीक है। इसे पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि ये नदी लोयस के मैदान से होकर जाती है। लोयस का मैदान अपने आप में कैसा है? पीले रंग का मैदान है। वो पीले रंग का क्यों है? वहाँ पर एक मिट्टी आकर के गिरती है जो उसे पीला बना देती है। क्लियर? दूसरी नदी थोड़ा दक्षिण की तरफ, ये भी तिब्बत के पठार से गिरेगी और सीधे पूर्व की तरफ बहेगी। इसका नाम है यांगत्सी। यांगत्सी का उद्गम भी हमने तिब्बत का पठार लिखा है और ये भी कहाँ गिरेगी? निकास कहाँ होगा? इसका निकास भी पीला सागर में होगा। और यांगत्सी जो है चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है कौन सी? यांगत्सी। क्लियर हुई? इसके बाद में अब ये तो जो थी नदियाँ सीधी सीधी बह गई, अब 2 नदियाँ हमको और देखनी है जो दक्षिण की ओर बहने लग जाती है। निकलती तिब्बत से ही है लेकिन बहाव इनका किस तरफ हो जाता है? इनका बहाव जो है वो दक्षिण की तरफ हो जाता है। नदी का नाम है मिकांग और नदी का नाम है साल्विन। 2 नदियां हैं जिनका बहाव किधर हो जाता है? जिनका बहाव तिब्बत से निकलने के बाद, चीन की नदियां ही हैं, एक का नाम मिकांग है, एक का नाम शाल्विन है। मिकांग नदी का बहाव भी दक्षिण की तरफ हो जाता है और शाल्विन का बहाव भी दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो मिकांग नदी कहाँ उद्गम हुआ? तिब्बत में। कहाँ गिरेगी? दक्षिणी चीन सागर में। भाई चीन के दक्षिण की तरफ जो सागर मिलता है उसे दक्षिण चीन सागर के नाम से जानते हैं। तो मिकांग नदी का उद्गम किधर हुआ?
लिखेंगे तिब्बत का पठार। निकास किधर है? दक्षिण चीन सागर। याद रखना ये नदी चीन के अलावा 5 दक्षिण पूर्वी देशों से भी, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से भी गुजरती है। चीन के अलावा 5 और देश हैं जिनका नाम क्या है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। MTLCV याद करना। MTL नाम सुना है ना? MTL, उसके बाद में CV लगा दो। MTLCV म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है। हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी वगैरह हम याद रखते हैं ना कभी, वही कंट्रीज है। यहाँ MTLCV इन देशों से और चीन से तो है ही। तो कुल मिलाकर 6 देशों से मिकांग नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस नदी को दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कहा जाता है। लिख लीजिए, मिकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम क्या है? मिकांग नदी, याद रखेंगे। अब ये देखते हैं साल्विन नदी। साल्विन भी तिब्बत के पठार से गुजरती है और कहाँ पहुँचती है? म्यांमार में होते हुए मर्तबान की खाड़ी में जाती है। मर्तबान की खाड़ी किधर है? ये भी बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ इधर आपको मिलेगी। ये हिंद महासागर का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी देखिए ना, उससे नीचे जब म्यांमार के सारे होते जाओगे आगे, तब आपको मर्तबान की खाड़ी वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो साल्विन नदी हमको याद रखना है, तिब्बत से निकलती है और मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। ये भी चीन की नदी और म्यांमार की भी नदी मानी जाती है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए, म्यांमार की नदियों में देखते हैं हम। इरावदी नदी हमको याद रखनी है। म्यांमार की सबसे मुख्य नदी क्या है? तो साल्विन तो थी ही, इसके अलावा हमें एक नदी याद रखनी है। नदी का नाम है इरावदी नदी। इसे म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। इसे म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से इसकी क्या है? इरावदी नदी म्यांमार की नदी है। कहाँ इसका निकास होता है? मर्तबान की खाड़ी, हिंद महासागर में। तो इरावदी नदी म्यांमार की गंगा, म्यांमार की जीवन धारा इसे कहा जाता है। किनारे शहर बसा हुआ है, नाम क्या है? मांडले। इरावदी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उस शहर का नाम क्या है? मांडले शहर है। और म्यांमार की जीवन धारा है। निकास कहाँ होगा? मर्तबान की खाड़ी में होगा। और हम कहें कि इसका उद्गम क्या है? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत से नदी निकलती है और मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। नदी का नाम है इरावदी नदी। हुआ याद? लिख लो, आराम से याद हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 नदियाँ और है जो म्यांमार की नदियाँ हैं। इरावदी, साल्विन और सितांग, ये 3 नदी। भाई साल्विन तो हमने पहले पढ़ी है, अभी तो याद हुई है हमें। और इरावदी हमने पढ़ ली। इरावदी, साल्विन और मितांग। इरावदी भी किसकी है? म्यांमार की है। साल्विन किसकी नदी है? म्यांमार की है। सितांग नदी किसकी है? ये भी म्यांमार की है। तीनों नदियां हमें म्यांमार के लिए याद रखनी है। भारत की नदियां, अब इसको विशेष समय विस्तृत रूप से नहीं करना है, क्योंकि जब भारत इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से करेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। सिंधु नदी हमारी है, ब्रह्मपुत्र है, और हमारी कौन सी है? गंगा नदी तंत्र। 3 नदियों का मुख्य तंत्र हम पढ़ेंगे। ये इंडिया में जब पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से करेंगे, यहाँ पर सिर्फ नाम फॉर्मेलिटी के लिए याद रखो। नेपाल की नदियाँ हमको देखिए, ये भी जब हम गंगा वगैरह पढ़ेंगे वहाँ वापस आ जाती है, क्योंकि इनमें से खूब सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो वहाँ भी याद करनी होगी, लेकिन अभी अपन यहाँ भी कर सकते हैं। अरुण नदी है, कोशी नदी है, काली नदी है, गंडक नदी है, भागमती और करनाली है। ट्रिक बनाना चाहो तो बन जाती है। अरुण को काड़ो गंडक भाग्यो करनाली, करनाली को अलग रखो, अरुण को काड़ो गंडक भाग्यो। ठीक है, तो अरुण नदी, को से कोशी नदी, काड़ो से काली नदी कर लेना, गंडक से गंडक नदी खुद याद हो जाएगी, भाग्यो से भाग्यमती याद कर लेना, और एक और नदी याद करना, करनाली। जब हम गंगा नदी के अंदर पढ़ेंगे तो वापस आएगी नेपाल की नदियाँ, ये सारी की सारी, और वहाँ पर याद हो जाएगी। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर लिख करके याद रखिए। अरुण, कोशी नदी, काली नदी, गंडक नदी, बागमती और करनाली नदी। भूटान की नदियाँ, MTS याद रखो। भूटान में हमने MTS कर दिया, क्या है? मानस नदी, तोंगशायु नदी और संकोशु नदी। भूटान की नदियाँ कैसे याद करेंगे? MTS करेंगे, कोड बनाएंगे भूटान का MTS। मानस नदी, तोंगशायु नदी और संकोशु नदी। ठीक है, ये नदियाँ क्या है? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदियाँ भी मानी जाती है। मानस तो बहुत ज़्यादा याद रहती है हमें। ठीक है, तो MTS, मानस, तोंगशायु और संकोशु ये भूटान की नदियाँ हैं।
श्रीलंका की नदी पर बात करें तो महावेली गंगा हमें याद करनी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कौन सी? महावेली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यान नदी याद करनी है और अरूबी नदी याद रखनी है। श्रीलंका की नदियों पर अगर बात करें तो हमें कैसे याद होगी? महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यान नदी याद करनी है और अरूबी नदी हमें याद रखनी है। महावेली गंगा, यान और अरूबी श्रीलंका की नदियाँ। उद्गम वगैरह कहाँ गिरती है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि ये नदियाँ कहाँ की है, बस हमें इतनी सी बात याद हो जाए तो काफ़ी है। क्लियर? तो ये हमारा एशिया महाद्वीप हुआ। कोई छूटा तो नहीं, कोई ऐसा स्लाइड जो छूट गया हो, रह गया हो? चलिए, ये हमने नदियाँ हमारी कंप्लीट करी है। एशिया महाद्वीप की नदियाँ एक एक करके लिखा रहे तो भी बात वही रहती, आप थोड़ा धीरे समझते। अब यहाँ भी आप समझ सकते हो तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से लिख लीजिए और चीज़ों को याद करिए। जहाँ ट्रिक संभव है वहाँ ट्रिक बनाई जा रही है। ठीक है, पूरी ज़्यादा डिटेल हम विश्व की नदियाँ में जो महत्वपूर्ण है उनकी कर रहे हैं, सबकी ज़रूरत नहीं है। तो एशिया की नदियाँ लगभग हमने कंप्लीट कर ली। अगले लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप की झीलों को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चीज़ों को रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, टाइम कम है, जल्दी जल्दी कोर्स को निपटाएं और याद करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।